नमस्कार, जी इलेक्शन समिट में आप सबका स्वागत है। अब महज कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है जब सबसे पहले रुझान और नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। नई लोकसभा कैसी दिखने वाली है, कुछ ही घंटों के बाद आप देख पाएंगे सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से जी न्यूज पर। इस वक्त हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद हैं जी इलेक्शन समिट के साथ और खास मेहमान हमारे साथ है। दिल्ली की जनता हमारे साथ है जो सीधे सवाल करेगी। एकमात्र न्यूज चैनल जो जनता को मौका दे रहा है नेता से सवाल जवाब करने का। आप बने रहिएगा हमारे साथ अगले कुछ घंटों तक, क्योंकि यहीं पर आपको सबसे पहले तमाम खबरें और उनका विश्लेषण देखने को मिलने वाला है। आज हम किन मुद्दों पर बात करेंगे, सबसे पहले मैं उस बारे में आपकी जानकारी देना चाहूंगा। आज हम बात करने वाले हैं, बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बीजेपी में लड्डू बनने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यह मान लिया है कि नरेंद्र मोदी कल की तारीख में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, नरेंद्र मोदी के रास्ते की जो दिक्कतें हैं वो कैसे दूर होंगी, उस पर भी पार्टी ने विचार मंथन शुरू कर दिया है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी हलचल, कोई भी दिक्कत नरेंद्र मोदी के रास्ते में ना आ सके। तो क्या है नरेंद्र मोदी की चुनौतियां, क्या हो सकती है नरेंद्र मोदी के चैलेंजेस, और क्या बीजेपी जरूरत से ज्यादा तो नहीं सोच रही है, क्योंकि कांग्रेस ने दावा कर दिया है, अजय माकन ने, कि कल नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे, तमाम एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। तो आइए पहले देखते हैं क्या कहती है बीजेपी की तैयारियां। मुझे जो दायित्व देश की जनता देगी उसको पूरा करने में, परिश्रम करने में मैं कभी भी कमी नहीं रखूंगा। दूसरा, मैं देश के सामने कहना चाहता हूं, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं बदिरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा। एग्जिट पोल सही साबित हुए तो कल का दिन नरेंद्र मोदी के अच्छे इरादों के लिए शुभ शुरुआत का दिन होगा। क्या मान लिया जाए कि 16 मई का दिन देश की सियासत में एक युग के खात्मे और दूसरे की शुरुआत का दिन होगा? क्या मान लिया जाए कि मोदी देश की सियासत बदल देंगे, और ये भी कि भारत के राजनीतिक इतिहास पर से गांधी नेहरू परिवार का वर्चस्व खत्म हो जाएगा? लेकिन नरेंद्र मोदी की चुनौतियां सिर्फ सियासत का चेहरा बदलने की नहीं है। मोदी को वो समीकरण भी सुलझाने होंगे जो कहने को घरेलू हैं, लेकिन आसान नहीं दिखते। एनडीए में आने के लिए मेरे पार्टी के प्रमुख ने विरोध किया है, और वो नहीं चाहते हैं कि वो एनडीए का एक सदस्य बने। मेरे पार्टी का विरोध राज ठाकरे को ये जो एनडीए है इसमें लेने के लिए जरूर रहेगा। लेकिन बीजेपी, शिवसेना और एमएनएस में से किसी एक को कैसे चुन सकती है, जबकि राज खुलेआम कह चुके हैं कि उनके लिए बीजेपी का मतलब मोदी ही है। ये स्थिति बहुत अजीब है जब आप ये कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी को समर्थन दूंगा, लेकिन यह समर्थन बीजेपी को नहीं है। आज अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन भी नरेंद्र मोदी जी का ही कैंपेन है। सब लोग बोल रहे हैं अब की बार मोदी सरकार। अभी जब मोदी जी की ही बात आती है तो मैं मोदी जी को ही सपोर्ट करूंगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जाहिर है बीजेपी को फैसला सोच समझकर करना होगा, खास करके तब जबकि पार्टी दिल्ली जीतने के बाद पूरे देश में अपनी ताकत बढ़ाना चाहेगी। 11 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जबकि बीजेपी की सरकार सिर्फ 5 राज्यों में। अपनी ताकत बढ़ाना चाहेगी। 11 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जबकि बीजेपी की सरकार सिर्फ 5 राज्यों में। तो कुछ ही घंटों का और वक्त बाकी रह गया है, उसके बाद नतीजों की गिनती शुरू होगी। जो वोट आपने डाले हैं वो नतीजे आपके सामने शुरू होंगे कल सुबह 8 बजे से, और 8:30-9 बजे के आसपास पहला रुझान आपके सामने होगा। तो तमाम खबरों के लिए, उसके विश्लेषण के लिए जी न्यूज के साथ आप बने रहिएगा। अब हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जी इलेक्शन समिट में। मैं परिचय कराऊंगा तमाम खास मेहमानों का। बीजेपी के नेता प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ हैं, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार नीलाभ मिश्रा जी हमारे साथ हैं, नीलाभ जी आपका भी स्वागत है। और लेफ्ट के नेता अबनी रॉय हमारे साथ है, अबनी दा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आरएसपी के नेता हैं। मेरे साथ ओबी पे जुड़ रहे हैं मुंबई से वगीश सारस्वत, एमएनएस के नेता हैं। वगीश साहब आपका भी स्वागत है। संबित, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या नरेंद्र मोदी के लिए जो आप लड्डू बना रहे हैं
दफ्तर में आपने तंबू लगाने शुरू कर दिए हैं, ढोल वाले बुक हो गए हैं। ये क्या सपना है आप लोगों को? अचानक इतनी तैयारी क्यों कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप एग्जिट पोल के माध्यम से जो संख्या दिखा रहे हैं, जिस प्रकार का रुझान दिखा रहे हैं, हमें विश्वास है कि मीडिया गलत नहीं हो सकती है और जो मीडिया पार्टनर्स हैं एग्जिट पोल के वो भी गलत नहीं बल्कि उससे ऊपर ही सीट आएंगी। मगर ये एक महत्वपूर्ण विषय है कि जो तैयारियां होती हैं वो पार्टी से ज़्यादा पार्टी के जो सपोर्टर्स होते हैं, जो एंथुसियास्ट होते हैं, वो लोग करते हैं। और मुझे लगता है इसमें पार्टी कोई मना भी नहीं करती है कि आपको ना ढोल लेके आना चाहिए, ना अभी से लड्डू बनाने चाहिए। जो पार्टी से प्रेम करते हैं और जो जानते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, जो इतने सालों तक कहते रहे अब के बाद मोदी सरकार, तो स्वाभाविक रूप से वो बहुत प्यार से ये तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि हम हाइपोथेटिकल कंडीशन में बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल के बेसिस पे बात कर रहे हैं, इसका प्लान बी अगर हो गया कि कल अच्छे दिन आपके हिसाब से नहीं आए, तो क्या उसकी तैयारी भी कर रखी है कि टिश्यू पेपर मंगा के रखे हुए हैं, आपने कोई रुदाली मंगा के रखी हुई है? ऐसी तो परिस्थिति नहीं आने वाली है। नहीं, ये हमने कंफर्म किया है कि ऐसी तैयारियां अकबर रोड में हो, अर्थात कांग्रेस के ऑफिस में टिश्यू पेपर, रुदाली, इसकी व्यवस्था उन्होंने की है। ये हमने फोन पे पता लगा लिया है। मगर एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि आप देखिए जो पार्टी के कैडर होती है उनमें बहुत प्यार होता है। आपने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कहा, मैं आपको और जनता को बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के पास बस एक ही प्लान है और वो है प्लान एम, प्लान मोदी, और वो प्लान कल कामयाब होगा आप सबके आशीर्वाद से। अवनीता जवाब देना चाहिए। नहीं, पात्रा ने तो बहुत जोर से बहुत सारे बात कर रहे हैं और एग्जिट पोल के हिसाब के जहां तक विचार है कि एग्जिट पोल के आपने देखा पिछले 2 ही बार इनकी पोल के साथ कोई ताल्लुकात, मतलब रिजल्ट के साथ कोई ताल्लुकात नहीं थी। इस बार भी अगर हालत ऐसा भी हो सकता है, ये कोई मान नहीं सकता कि भाई इस बार सटीक होगा एकदम, ये तो मानना मुश्किल की बात है। दूसरी बात, इन्होंने कहते कहते कह रहे हैं कि अब की बार मोदी की सरकार, और पूरे देश भर में अब की बार मोदी की सरकार कह के ही इन्होंने वोट लिया। इसमें उनके पार्टी की कोई नाम नहीं है, पार्टी कौन सी है हमें मालूम भी नहीं है। कह रहे भाजपा है। अगर भाजपा है, कह रहे कि मोदी की एम जो है वही फैक्टर होगी, तो भाजपा की क्या है? अफसोस की बात है, पार्टी बाहर। तो इसके मतलब जो है मोदी जी के साथ भाजपा के पूरे टीम एक साथ नहीं है, या भाजपा ने मोदी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उनकी बात से मालूम होता है। दूसरी बात, अभी अब जब दिखा रहे थे, मोदी जी ने बहुत जगह भाषण देते देते कहा कि हम आपको लड्डू दे देंगे, और लड्डू पकाए भी जा रहा है। शायद ये लड्डू ही होगा। और आप जानते हैं दिल्ली में मशहूर हैं कि मोतीचूर के लड्डू, शायद उसका नाम भी मोदी चूर के लड्डू हो जाएगा, मालूम नहीं है। नीलाभ सर, मैं आऊँगा आपके पास। नीलाभ जी, जो बात अवनीता कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में है बीजेपी के लोग, और प्लस मोदी एम ज्यादा जरूरी हो गया है, बीजेपी का बी पीछे छूट गया है, क्या आपको भी एहसास होता है, ऐसा लगता है इस पूरे प्रक्रिया के दौरान? देखिए, अभी तो बी और एम इनका वो एक साथ मिला जुला है, लेकिन आगे वो क्या होता है, आप जो अभी तक बीजेपी के संगठन का जो पैटर्न रहा है, वह संगठन जिसको कहते हैं कॉलेजियल संगठन, मतलब कुछ ऊपर के लोग होते हैं जो मिलजुल कर निर्णय लेते हैं। अब उसमें आगे जो हमारी दिलचस्पी का विषय होगा एक पत्रकार के तौर पर, वह यह होगा कि मोदी उस कॉलेजियम जो है उसमें एक सदस्य होंगे, अहम सदस्य, या मोदी उस कॉलेजियम से एक बड़ा फिगर होगा, वो उससे ऊपर होगा। तो फिर समस्याएं किसी भी संगठन में आती हैं, खास करके भाजपा जैसे संगठन में जहां वैसी परंपरा रही नहीं है। वाजपेयी भी थे तो वाजपेयी, आडवाणी, जोशी, मतलब ये नाम लिए जाते थे। एक चीज तो यह है। दूसरी चीज यह कैसा होगा, स्वरूप क्या होगा। जैसे आप गुजरात में देखें तो उसका एक संकेत है। गुजरात में फिर मोदी हैं, उनके जो प्रतिद्वंदी थे या उनके जो समकक्ष नेता थे या जो वरिष्ठ थे, अब वह भारतीय जनता पार्टी में प्रमुख भूमिका नहीं निभाते हैं या पार्टी में हैं भी नहीं। मतलब कोई नंबर 2, 3, 4, 5 नहीं है। लेकिन साथ में यह भी है कि देश की परिस्थिति गुजरात की परिस्थिति से अलग है। तो मेरे ख्याल से एग्जिट पोल भी आप देखेंगे तो वो संख्या 249 से लेके और 354 जा रहे हैं। दोनों स्थिति में गुणात्मक फर्क है। अगर वो नीचे वाला फिगर 120 सीटों का अंतर है, 120-22,
तो कोई एक ही एग्जिट पोल सही होगा, अगर सही भी होगा तो। दूसरा ये कि कोई भी नहीं सही हो सकता है, नन ऑफ दी अबव आंसर भी आजकल होता है, अब तो उसको इलेक्शन कमीशन ने भी मान लिया है। तो ये है, तो किस परिस्थिति में, ये मुझे इसमें शंका नहीं है कि एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, संभवतः बनेगी सरकार, कैसे बनती है, किन बाधाओं को पार कर, उस पर निर्भर करेगा कि क्या होगा। आप मोदी की सरकार बोल रहे हैं, आप एनडीए की सरकार बोल रहे हैं, और दादा बोल रहे हैं कि सरकार बनेगी कि नहीं, उस पर भी उनको शंका है। मैं उनकी बात की जवाब दी। मैं एक रिएक्शन जवाब भी देना चाहूंगा, एक रिएक्शन में आऊंगा आपके पास। वगीश सारस्वत भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। वगीश जी, क्या आपको भी लगता है कि कल से अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं एमएनएस को? क्या लगता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को? हमको ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे बहुत बड़े परिवर्तन देश को देखने को मिलेंगे। अब अच्छे दिन आने में समय लगता है, ऐसा नहीं है कि कल अगर मोदी जी को बहुमत मिल जाएगा तो कल से ही अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमें इतना यकीन है कि नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है। इस देश को बहुत सारे सुधारों की ज़रूरत है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुधारों की दिशा में अग्रसर होगा। और आने वाले वक्त में वक्त लग सकता है, समय लग सकता है। कांग्रेस ने जिस तरह से बदहाली और बेहाल कर दिया है देश की जनता को, उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा बेहतर प्रशासन, बेहतर शासन, बेहतर स्थितियां इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में बनेंगी। ये हम इस आधार पे कह सकते हैं कि हमने अपनी पार्टी के साथ में राज ठाकरे जी ने गुजरात में जाकर के देखा कि गुजरात को उन्होंने कैसे बनाया, बहुत विकास किया है। जिस व्यक्ति ने गुजरात, वगीश जी आप हैं, रहिए मेरे साथ, मैं आपसे कुछ और सवाल है कि उन्होंने क्या किया। मुझे पता है कि राज ठाकरे मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दूसरी पार्टनर आप ही के राज्य की, जिससे आप हटकर अलग हुए हैं, शिवसेना, क्या उसके गले ये उतरेगा? संबित पात्रा इसको कैसे बैलेंस बनाएंगे एमएनएस और शिवसेना? अगर एमएनएस का एक एमपी भी जीत जाता है तो शिवसेना के कहीं 11-12 एमपी नाराज ना हो जाएं। ब्लॉकबस्टर फ्राइडे को फिल्में रिलीज होती हैं, आपको पता होगा। कल नतीजे आने वाले हैं लोकसभा चुनावों के। कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, और जो सबसे बड़ी फिल्म रिलीज होगी, यानी चुनावों के जो परिणाम आएंगे, वो सबसे पहले आप जी न्यूज पर देख पाएंगे। कल सुबह 6 बजे से हमारी कवरेज लगातार चालू है, बगैर रुके 100 घंटे की नॉन स्टॉप कवरेज आप जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। जी इलेक्शन समिट में बात हो रही है नरेंद्र मोदी के सामने आ रही चुनौतियों की। एमएनएस और शिवसेना दो ऐसी पार्टियां हैं जो दोनों नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रही हैं। दोनों पार्टियां कुछ साल पहले तक एक ही पार्टी हुआ करती थी, शिवसेना के नेता प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़ गए हैं। एमएनएस साफ कर रही है कि वो नरेंद्र मोदी को समर्थन देगी। प्रेम शुक्ला जी, मेरा सीधा सा सवाल आपसे, एमएनएस समर्थन देती है तो शिवसेना क्या करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी ये चुनाव के समय भी बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में गठबंधन के मामले में कोई भी फैसला भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को बिना विश्वास में लिए, बिना उनकी सहमति के नहीं लेगी। हालांकि मनसे प्रमुख राज ठाकरे जी चुनाव के समय ये कह चुके हैं कि राजनाथ सिंह कौन है मैं जानता ही नहीं। तो जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहचानते ही नहीं, वो जो है मनसे को समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार लेगी, ये अपने आप में आश्चर्यजनक होगा। क्योंकि कम से कम नरेंद्र मोदी जी जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी कौन है, और यदि वो अपने पार्टी के गठबंधन के किसी सहयोगी को कोई भी वादा करते हैं, वही राज ठाकरे हैं उसके बारे में घोषणा करते हैं, जो तो पिछले साल एक हफ्ते के लिए गुजरात दौरे पर गए थे, राजकीय मेहमान बन के। पूरी आवभगत नरेंद्र मोदी ने उनकी वहां की थी। और अगर ये बगैर राजनाथ सिंह के पूछे समर्थन देते हैं तो शिवसेना क्या करेगी? सीधा सा सवाल, क्या शिवसेना बीजेपी का साथ छोड़ेगी? मैं ये बहुत काल्पनिक प्रश्न है।
हालांकि ये ऐसा होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार कहते हैं कि हम तो जो है मनसे को जो है अपनी पीठ पर बैठाने के लिए राजी नहीं है, फिर भी मनसे हमारी पूंछ पकड़कर लटकने पर आमादा है। उनके महाराष्ट्र के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हम मनसे को किसी तरह का पसंद नहीं करते हैं, और जिन्होंने अपने काका यानी शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाळासाहेब ठाकरे जी के साथ गद्दारी की है, हम उन पर विश्वास नहीं करते। शुक्ला जी, मैं माफी चाहता हूं, आप जिन जिन लोगों के नाम ले रहे हैं मैं नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा हूं, और ये उतना ही जो आपको काल्पनिक स्थिति लग रही है वही काल्पनिक स्थिति की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम अभी नतीजों पर आए नहीं है। जब आप नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं उसको आप ठीक मान लेते हैं, लेकिन एमएनएस समर्थन देगी उसको आप ठीक नहीं मानते हैं। मैं सीधे संबित पात्रा से पूछता हूं, आप क्या करेंगे अगर एमएनएस समर्थन दे रही है, एमएनएस साथ आ जाती है, शिवसेना साथ है, अक्टूबर में महाराष्ट्र में चुनाव होने विधानसभा के, क्या करेंगे आप? देखिए सुमित जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मैं यहाँ साफ कर दूं, शिवसेना के साथ जो हमारा गठबंधन है सबसे पुराना गठबंधन है, और शिवसेना के बिना हमारी पहचान एक अधूरी पहचान है। हम दोनों इतने वर्षों से साथ हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, कोई समर्थन देता है तो हम क्या करेंगे, ये डिबेटों में नहीं निर्णय लिया जाता है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ के बहुत गहन चिंतन के पश्चात इसका निर्णय होता है। तो मुझे लगता है वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच द ब्रिज। अभी तो ये काल्पनिक सवाल है, स्पेक्यूलेशंस हैं, तो स्पेक्यूलेशंस के आधार पर मोदी जी जीत रहे हैं वो काल्पनिक नहीं है, एमएनएस समर्थन दे रही है वो काल्पनिक है। नहीं बात कर रहे हैं। नहीं, मीडिया ने कहा कि मोदी जी जीत रहे हैं, जनता ने कहा, मीडिया एमएनएस ने शिवसेना के खिलाफ कैंडिडेट खड़े किए, बीजेपी को छोड़ दिया महाराष्ट्र में। देखिए लड़ाई तो साफ समझ में आ रही है सुमित जी, ये जो गठबंधन होते हैं, ये जो आपस के रिलेशंस होते हैं, ये राजनीति में इतने आसानी से एक्सप्लेनेबल नहीं होते हैं, और इसी कारण से जब इन पे निर्णय लेना होता है तो ये निर्णय किसी टीवी चैनल के डिबेट पे तो कतई नहीं हो सकता है, ये निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड में होता है। और मैं ये कैविएट अटैच करके कह रहा हूं कि शिवसेना हमारी सबसे भरोसेमंद पार्टी में से। आप पार्टी का फैसला ले भी नहीं सकते, फैसला नरेंद्र मोदी को लेना होगा, फैसला राजनाथ सिंह को लेना होगा। लेकिन हम चाह रहे थे पब्लिक फोरम में आज आप खुलकर बता देते कि आप किस तरफ जाने वाले हैं, एमएनएस की तरफ की शिवसेना की तरफ। लेकिन बीजेपी की असमंजस यहां दिखाई देती है, क्योंकि अगर एमएनएस का एक एमपी भी जीत के आता है और वो बगैर पूछे समर्थन देता है, तो क्या शिवसेना के जो 8-10 एमपी जीत के आने वाले हैं, जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तब बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती है। तो बस कुछ ही घंटे और बाकी हैं, उसके बाद लोकसभा चुनावों में जो आपने वोट डाला है उसके नतीजे आप देख पाएंगे। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे जी न्यूज पर आप कल सुबह 6 बजे से भाई लाइव कवरेज में देख पाएंगे। फिलहाल हम लाइव हैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से, बात चल रही है नरेंद्र मोदी की आने वाली मुश्किलों की, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं जैसा कि एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद सीधे दर्शकों की बारी। अब्दी राजा, नरेंद्र मोदी के लिए क्या वो वाजपेयी की जगह ले पाएंगे, जो वाजपेयी 23-24 घटक दलों का समर्थन लेके चल रहे थे? और हमने देखा था एनडीए में कि ममता जब चाहते थे आर्म ट्विस्ट करते थी, टीडीपी जब चाहती थी आर्म ट्विस्ट करती थी, जयललिता की भी शर्तें होती थी। ऐसे में कैसे क्या नरेंद्र मोदी सफल होंगे? देखिए, जहां तक अटल बिहारी जी की बात आई, अटल बिहारी जी को हमने जो ऐसे देखा है और जिस ढंग से उनकी जो डीलिंग थी सबके साथ, वो भी देखा है। और जो बातें आप सामने रख रहे हैं ये भी सत्य है कि कैसे कैसे हालत। लेकिन स्मार्ट आपको यह है कि मोदी जी 2 चीज़ कहा है। एक तो प्राइम मिनिस्टर होने के लिए पहले ही कह चुके थे, अभी कह रहे हैं कि अगर एनडीए बनेगी तो उसके चेयरमैन भी हम बनेंगे। तो मतलब कहीं पर उन्होंने उनके मन में जो है ये एक डिक्टेटरशिप की बात आड़ी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी बात कि आज भला ही हम चर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार की जो आवाज़ मीडिया के जरिए से और एग्जिट पोल के जरिए से सामने आया, लेकिन घटना अगर कुछ दूसरा घट गई, अगर मोदी जी नहीं बन पाए या उनकी संख्या इतनी कम हो गई, उसके कारण के लिए भाजपा की जो शक्ति है उधर कुछ हो गई, तो कोई नहीं कह सकता फिर क्या होगा। आपसी झगड़ा ज़्यादा होगा या कोई तोड़फोड़ होगा या कोई अलग सी सरकार बनेगी, बोलना बहुत मुश्किल की बात है कि एग्जिट पोल के आधार पर और मीडिया की जो
जो तमाम प्रचारे हैं और उनकी प्रचार जो है उसके आधार पर हम बात कर रहे थे। लेकिन अगर ये पूरा चीज उल्टा हो गया तो शायद हमारे देश की सरकार के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसी सरकार बनाएं। पहले तो मैं दादा का चरण स्पर्श करते हुए, मैं पिता की उम्र के हैं, चरण स्पर्श करता हूं, मगर दुखद विषय है जो पार्टी संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, आज वो मोदी पे, जिसको जनता ने चुना है, उस पे कमेंट कर रहे हैं और डिक्टेटर कह रहे हैं। दादा 3D है मोदी, डिटरमाइंड प्राइम मिनिस्टर, डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर एंड डेडिकेटेड प्राइम मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट, याद रखिए। और इतने वर्षों तक हिंदुस्तान ने एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को देखा है, तो गलती से कुछ पार्टी के लोगों ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को एक हम्बल प्राइम मिनिस्टर सोच लिया है। वो हम्बल नहीं है, वो एक्सीडेंटल था। आज हिंदुस्तान को कुछ चाहिए तो डिटरमाइंड और डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर चाहिए। दादा जवाब दीजिए, मेरे साथ डीपी त्रिपाठी भी चुन रहे। आपने कहा ऐसी बात कहना नहीं चाहिए, डी से डिमाइज या डेड प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। डोंट लाइक से नहीं, डिमाइज प्राइम मिनिस्टर। मैं डीपी त्रिपाठी जी, डीपी हमारे पास डी से डीपी त्रिपाठी जी भी जुड़ गए, एनसीपी के नेता। डीपी त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जी इलेक्शन समिट में। नरेंद्र मोदी डी फॉर डिसाइसिव है कि डी फॉर डेड प्राइम मिनिस्टर होंगे? आपको क्या लगता है डीपी त्रिपाठी जी? नहीं, उस तरह की बात नहीं, कोई भी नेगेटिव बात करना बेकार की बात है इस समय। देखिए, जनता ने, देश की जनता ने अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मुताबिक एक फैसला दिया है। हमने विरोध किया, विचारधारा के स्तर पर विरोध करते रहेंगे, लेकिन जो जनता का फैसला, जो जनादेश है, उसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। और इसलिए चुने हुए व्यक्ति के विरुद्ध इस समय कोई नकारात्मक बात करना वो ठीक नहीं है। हाँ, हम जरूरी नहीं कि हम बहुत प्रशंसा करें उसकी, बहुत श्लाघा करें, उसकी आवश्यकता शायद नहीं है, लेकिन जो जनादेश है उसका सम्मान करते हुए उनको ये अधिकार देना चाहिए कि वो देश का शासन करें। अगर कल चुनाव के नतीजों के बाद ये समझौते हैं, एनसीपी जरूरत पड़ने पर राज्यसभा में जहां पर बीजेपी की संख्या कम है वहां एनसीपी मदद कर सकती है नरेंद्र मोदी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर? नहीं, ये सब सवाल जो पूछना बेकार है। हम तो विरोध में हैं, विरोध में रहेंगे, लेकिन जहां तक सरकार की मदद करने का सवाल है तो वो तो कोई भी, तमाम दल हैं। अभी यूपीए की सरकार थी, तमाम दल मिलजुल के सरकार का बिल पास करने में, एक्ट बनाने में और कमेटियों में तमाम जगह मदद करते थे या नहीं करते थे? तो ये सब प्रश्न बेमानी है। लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है, संसदीय लोकतंत्र के चलाने के कुछ तौर तरीके हैं, वो चलते रहेंगे। उसमें तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सहयोग भी बना रहेगा। आप अवनी रॉय की बातों से ज्यादा सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। अवनी रॉय की बातों से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं, आप संबित पात्रा की बातों से ज्यादा सहमत नजर आ रहे हैं। अवनी दा, आपको जवाब देना चाहेंगे? अभी त्रिपाठी जी बुजुर्ग नेता है, बहुत दिन के पुराने नेता है और एनसीपी के पक्ष में बोल रहे हैं। एनसीपी इतने दिन कांग्रेस के साथ है, अभी भी कांग्रेस के साथ रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार में जो होता है, राज्यसभा में या लोकसभा में, कभी कभी जो है कोई कंस्ट्रक्टिव कुछ प्रोग्राम पर तो सभी ने सहमत देते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन मेरे ख्याल वहाँ पर बीजेपी की सरकार को समर्थन देने वाले ये नहीं है, ना एनसीपी देंगे, ना कांग्रेस देंगे, ना बाकी जो है देंगे। चलिए ठीक है, कुछ सवाल है दर्शकों के, अब सीधा। आप सभी जानते हैं कि जब मोदी जी को प्रधानमंत्री का व्यक्ति नहीं चुना गया था, उससे पहले कितने झगड़े थे मोदी जी में, कितने झगड़े थे कांग्रेस में, बीजेपी में, सॉरी। आपको लगता नहीं कि मोदी जी के आने के बाद, मोदी बहुत इंसान है, बहुत अच्छे व्यक्ति, सब जानते हैं उन्हें बहुत काम करा गुजरात में, बहुत अच्छी बात है, क्या मोदी जी के आने के बाद फिर झगड़े दोबारा फिर से नहीं बढ़ जाएंगे बीजेपी में? बीजेपी में झगड़े दोबारा नहीं बढ़ जाएंगे संबित पात्रा। हमने इसलिए इस बैकग्राउंड में अडवाणी जी की चिट्ठी आपको याद होगी, अडवाणी जब घोषित किया गया कैंपेन कमेटी का चेयरमैन गोवा में, वहां नहीं पहुंचे थे। सुषमा स्वराज को अभी भी मन बुलाया नहीं जा रहा है, इसलिए पूछ रहे हैं। मैं सही हूं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और मुझे लगता है ये सवाल आप केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए पूछ सकते हैं। ये सवाल कांग्रेस में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार केवल 10 जनपद में ही सब निर्णय लिए जाते हैं, वो डिक्टेटरशिप है। देखिए, डेमोक्रेसी का जो एसेंस होता है, वहां कभी कभी जो डिफरेंसेस दिखते हैं वो होता नहीं है, मगर परसेप्शन भी होना डिफरेंस का, ये डेमोक्रेटिक होता है। डिबेट,
डिफरेंसेस एंड देन कॉन्सेंसस, यही डेमोक्रेसी होती है। और मुझे लगता है तो आपको लग रहा है डिफरेंसेस अच्छे हैं पार्टी के अंदर, ऐसे डिफरेंसेस बने रहने चाहिए? नहीं है डिफरेंसेस, बट परसेप्शन ऑफ डिफरेंस भी अगर होता है तो ये डेमोक्रेसी को हेल्दी करता है। चलिए अगला सवाल। सर मेरा सवाल यह है कि आज जो देश की परिस्थिति बनी हुई है इसमें हमें बीजेपी के डिफरेंसेस नहीं देखने चाहिए। जैसा अभी इन्होंने बोला कि मोदी जी शायद डिक्टेटरशिप करेंगे, मैं कहता हूं कि आज जो देश की परिस्थिति है, विगत 20 सालों में 2 शब्द सेक्युलरिज्म ने देश का बर्बाद करके रख दिया। डिक्टेटरशिप अच्छी है इस देश के लिए, क्योंकि आज सड़क के ऊपर 5 रुपए के पीछे कत्ल हो रहा है, 5 वर्ष की बच्ची के साथ रेप हो रहे हैं। ठीक है, डिक्टेटरशिप जरूरी है। अपनी रॉय साहब जवाब दीजिए। मान लिया आपका बात कि आपने कहा डिक्टेटरशिप जरूरी है, लेकिन ये डिक्टेटर खुद हो सकता है, लेकिन इनके पीछे जो पार्टी है वो डिक्टेट करेगा। वो डिक्टेट करेगा, नहीं होने से पार्टी नहीं होती है। अभी ना कहा कि उनके अंदर डेमोक्रेसी है, उनके अंदर सब कुछ है, डिवीजन नहीं है, कह रहे ना, आपके सामने कह रहे हैं। तो ये होगा ही पार्टी के अंदर। मुश्किल ये है कि डिक्टेटर होने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगी। जनता के अंदर एक चीज, एक मिनट आप बैठ जाइए, सुन लीजिए, सवाल पूछने के बाद जवाब भी सुनिए। जनता के अंदर जो जवाब आप सुनना चाहते हैं वही जवाब मिलेगा। बात को मैंने कुछ और भी हो मानता हूँ, सही बात, डिक्टेटर होगा, क्या होगा नहीं होगा ये जनता को सोचना चाहिए। जनता अगर चेतना उतना ऊपर नहीं होगा, जनता अगर सोच समझकर अपनी जो बोझ है, देश अपना है। लगता है कि जो भाई साहब कह रहे थे वो कह रहे थे कि निर्णायक प्रधानमंत्री होना चाहिए। डिक्टेटर कभी कभी अच्छा नहीं होता, मगर एक डिटरमाइंड और निर्णायक प्रधानमंत्री जो एक्सीडेंटल ना हो और जो किसी का रबर स्टैंप ना हो। एक कमेंट में अपने मेहमानों को ले लूं। वहां पे मेरे साथ वगीश सारस्वत जो जुड़े हुए हैं। वगीश, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर साबित होंगे और इस देश को डिक्टेटर की जरूरत है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे भी ऐसी थ्योरी की बात करते थे। वगीश सारस्वत से सवाल है मेरा ये। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी किसी भी तरह से डिक्टेटर साबित होंगे। हाँ, विकास के मामले में डिक्टेट करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत सारे मत आते हैं वो सही हों। एक निर्णय लेने की क्षमता और एक ऐसी चेयर होनी चाहिए जिसका निर्णय अंतिम हो, विवादों की गुंजाइश ना हो। निर्णय लेने की क्षमता नरेंद्र मोदी में है और लोकतंत्र में डिक्टेटरशिप की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है, कहीं कोई जरूरत नहीं होती है। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के द्वारा चुने जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। अपनी बात कही, अगर वो मेरे साथ कल बहुमत हासिल करते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, कुछ और सवाल लेके दर्शकों के, बहुत सारी दिल्ली की जनता यहाँ पर मौजूद है, देश के तमाम जगहों से लोग आए हुए हैं।